Hello scholars, welcome back to my YouTube channel English Odyssey. My name is Mahi and today we are going to discuss BEGC 101 Indian Classical Literature Block 1 Unit 3. In the previous videos we covered Unit 1 and Unit 2. If you haven't watched those videos yet, I recommend watching them first because they will help you understand this unit better. Now let's begin with Unit 3. इस यूनिट में हम इंट्रोडक्शन, समरी और एक्ट 1 से लेके एक्ट 7 तक कवर करेंगे और हम 3 थीम्स भी देखेंगे. लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. अभिज्ञान शकुंतला इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेज रिटन बाय कालिदास. तो अभिज्ञान शकुंतला जो है बहुत ज्यादा फेमस प्ले है जिसे कालिदास ने लिखा है. It is considered a masterpiece of Sanskrit literature because of its beautiful language, emotional depth and memorable characters. देखिए, जो अभिज्ञान शकुंतला है इसे संस्कृत लिटरेचर में एक मास्टरपीस कंसाइडर किया जाता है क्योंकि इसके जो ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, इमोशनल डेप्थ है और मेमोरेबल जो कैरेक्टर्स है इनके वजह से. द टाइटल अभिज्ञान शकुंतला मीन्स द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला. देखो जो टाइटल है ना अभिज्ञान शकुंतला उसका इंग्लिश में मीनिंग है द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला. यहाँ रिकॉग्निशन का मतलब होता है किसी को दोबारा पहचानना या किसी की याद वापस आ जाना. और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो पूरी स्टोरी है ना इसी रिकॉग्निशन के अराउंड घूमती है. Although the play is based on an episode from the Mahabharata, Kalidas did not simply repeat the original story. देखो जो ये स्टोरी है ना ये महाभारत के एक एपिसोड से ली गई है, ठीक है, लेकिन कालिदास ने उसको जैसे का तैसा कॉपी नहीं किया. एज इट इज उठा के महाभारत से उन्होंने इसको प्ले नहीं बनाया. इंस्टेड ही मेड सेवरल क्रिएटिव चेंजेस दैट मेड द प्ले मोर ड्रामेटिक एंड इमोशनल अपीलिंग. बल्कि उन्होंने स्टोरी में कुछ नए चेंजेस किए हैं जिससे प्ले और ज्यादा इंटरेस्टिंग, ड्रामेटिक और इमोशनल लगता है. Kalidas wrote this play using two language, Sanskrit and Prakrit. देखिए कालिदास ने ये प्ले जो लिखा है ना इसमें उन्होंने दो लैंग्वेज का यूज करा है. एक है संस्कृत, एक है प्राकृत. संस्कृत was spoken by kings, royal families and upper class people, whereas Prakrit was used by common people, women and children. अब देखो उस समय संस्कृत जो थी ना वो किंग्स, रॉयल फैमिली और अपर क्लास के लोग बोलते थे, जबकि जो प्राकृत थी वो कॉमन पीपल, वुमेन और चिल्ड्रन की लैंग्वेज थी. वो लोग ये लैंग्वेज यूज करते थे. दिस डिफरेंस इन लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड द स्टेटस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी. अब देखो इससे हमें पता चलता है कि उस समय सोसाइटी में अलग अलग क्लासेस थी और हर क्लास की अपनी अलग लैंग्वेज थी. तो इसी वजह से कालिदास ने वो सोसाइटी को दिखाने के लिए, ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने दो लैंग्वेज यूज करा है, संस्कृत और प्राकृत, जिससे लोगों को इजिली आइडिया लग जाए कि ये जो है ये जो पर्सन है वो कौन से ग्रुप से, कौन से स्टेटस से बिलोंग करता है. Kalidas also developed the characters more effectively than in the Mahabharata. देखो महाभारत के कंपैरिजन में देखा जाए तो कालिदास ने कैरेक्टर्स को और अच्छे से डेवलप किया है. उन्होंने उनकी फीलिंग्स और जो पर्सनालिटी है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है. He introduced important elements like Durvasa's curse and the ring of recognition, which make the story more interesting. उन्होंने स्टोरी में दो इंपॉर्टेंट चीज ऐड की है. एक तो दुर्वासा का कर्ज है और दूसरा है द रिंग ऑफ रिकॉग्निशन, जो इस स्टोरी को बहुत ज्यादा और इंटरेस्टिंग बनाती है. दिस एडिशंस स्ट्रेटन द थीम्स ऑफ लव, सेपरेशन, मेमोरी एंड रियूनियन while making Shakuntala and King Dushyant more realistic and emotional appealing.
देखो, इन एडिशन की वजह से प्ले में लव, सेपरेशन, मेमोरी एंड रियूनियन जैसा थीम्स और स्ट्रांगली दिखाया गया है। साथ ही शकुंतला और किंग दुष्यंत के कैरेक्टर भी और रियलिस्टिक लगते हैं इन्हीं थीम्स की वजह से। अनदर इम्पॉर्टेंट चेंज इज द एंडिंग ऑफ द प्ले। अब देखो, कालिदास ने सिर्फ स्टोरी ही नहीं लिखी बल्कि उसका एंडिंग भी चेंज किया है उन्होंने, क्योंकि स्टोरी तो उन्होंने लिखी है, उसमें काफी कुछ उन्होंने डेवलप करा है, फिर उन्होंने एंडिंग भी काफी चेंज करा है उन्होंने। Instead of reuniting in the royal place, Shakuntala and Dushyant meet in the heavenly hermitage of Marika and Aditi after the birth of their son. देखो, महाभारत में दोनों का जो रियूनियन होता है ना, वो एक रॉयल पैलेस में होती है, लेकिन कालिदास के प्ले में शकुंतला और दुष्यंत कहाँ मिलते हैं? वो एक हर्मिटेज में मिलते हैं, उनका जो सन है ना, उसके बर्थ के बाद मिलते हैं। The play also reflects the social and cultural life of ancient India by highlighting the position of women, the importance of sons, and the treatment of common people. ये प्ले सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ठीक है? अगर देखा जाए तो इसमें एंशियंट इंडिया की सोसाइटी भी दिखाई गई है, जैसे वुमेन की पोजीशन क्या थी उस टाइम, सन्स मतलब जो बेटे हैं उनको कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी, और कॉमन पीपल के साथ कैसा बिहेवियर होता था, ये सारा कुछ उन्होंने दिखाया है अपनी इन प्ले में। Today readers continue to enjoy Avigyan Shakuntala through English translation because of its literary beauty and universal themes. देखो, आज भी लोग इस प्ले को इंग्लिश ट्रांसलेशन के थ्रू पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी स्टोरी और लैंग्वेज और थीम आज भी रीडर्स को उतनी ही अट्रैक्ट करती है जितनी अट्रैक्ट उस टाइम करती थी, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप भी जब मेन इसका एक्ट 1 से लेके जब तक एक्ट पूरा पढ़ा दूंगी, तब आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी कि ये अब ऐसा हो रहा है, एक्ट 2 में क्या होगा, फिर एक्ट 3 में क्या होगा। ये स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुली लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, समरी एंड एनालिसिस। अभिज्ञान शकुंतला इज अ 7 एक्ट प्ले बाय कालिदास। यानी अभिज्ञान शकुंतला कालिदास के द्वारा लिखा गया 7 एक्ट प्ले है। इस प्ले को टोटल 7 एक्ट्स में डिवाइड किया गया है। फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग, दिस यूनिट स्टडीज द प्ले इन 2 पार्ट्स, एक्ट 1, 4 एंड एक्ट्स 5, 7। इस यूनिट में प्ले को समझने के लिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो है एक्ट 1 से लेके 4 तक, और दूसरा है 5 से लेके 7 तक। The first 4 acts introduce the main characters and trace the beginning of love story between King Dushyant and Shakuntala. फर्स्ट 4 एक्ट में हमें कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ओके। इसी पार्ट में किंग दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी जो होती है उसकी भी शुरुआत होती है। This act show how their relationships develop and the obstacles they face and the events that shape the rest of the drama. यानी इन एक्ट्स में हम देखते हैं कि उनका रिलेशनशिप धीरे धीरे कैसे डेवलप होता है, उनके बीच कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है और कौन से इवेंट्स आगे चलकर पूरा स्टोरी को ही चेंज कर देते हैं। Act has separate titles that reflect its central incident, helping readers follow the gradual progress of the story. हर एक्ट का अपना अलग टाइटल है, ओके। ये जो टाइटल है ना, उस एक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इससे रीडर्स को स्टोरी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना और समझना आसान हो जाता है। Along with summarizing the important events, this section also highlights their dramatic significance, allowing readers to understand both the plot and the Kalidas artistic treatment of the original Mahabharat episode. यहाँ सिर्फ स्टोरी का समरी ही नहीं है, ठीक है, बल्कि ये भी बताया गया है कि इवेंट ड्रामा में कितना इम्पोर्टेंट है,
साथ ही हमें ये भी समझाया गया है कि कालिदास ने महाभारत की ओरिजिनल स्टोरी को उठाकर अपनी क्रिएटिविटी से कैसे प्रेजेंट किया है। Understanding these acts is essential because they provide the foundation for the conflict and resolution presented in the later part of the play. इसलिए फर्स्ट 4 पार्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा, जो भी चेंजेस होंगे, उनका सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। तो उसकी जो फाउंडेशन है, उस जो आगे जो एक्ट आएगी उसकी फाउंडेशन यही एक्ट तैयार करती है। तो हमें इस एक्ट को अच्छे से समझना होगा। अब चलिए एक एक एक्ट को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि कालिदास ने इस ब्यूटीफुल लव स्टोरी की शुरुआत कैसे की है। ओके, तो अब हम एक्ट 1 स्टार्ट करते हैं। एक्ट 1 का टाइटल है द चेज। एक्ट 1 opens with King Dushyant chasing an antelope during a royal hunt. एक्ट 1 जैसे स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि जो किंग दुष्यंत है ना, वो एक हिरन का शिकार कर रहे हैं। As he follows the deer, he reaches the peaceful hermitages of Sage Kanwa, where hunting is forbidden. देखो, हिरन का पीछा करते करते वो सेज कन्वा के हर्मिटेज यानी आश्रम तक पहुंच जाते हैं। यहाँ ये जो है ना एक पीसफुल और सेक्रेट जगह है, इसलिए यहाँ हंटिंग करना मना है। The hermits request the king not to kill the deer because it belongs to the hermitage. अब आश्रम में जो लोग रहते हैं ना, जो सेजेस रहते हैं, वो ना किंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने हिरन को मत मारो, क्योंकि ये हिरन जो है ना आश्रम से बिलोंग करता है, और जो आश्रम के जो सभी जानवर है ना, वो सेफ है। इस वजह से रिस्पेक्टिंग देयर रिक्वेस्ट दुष्यंत स्टॉप द हंट। अब उनके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं कि दुष्यंत हंट करना स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। While staying there, he sees Shakuntala with her two friends Anusya and Priyamada watering the plant. अब देखो, आश्रम में रहते हुए दुष्यंत को पहली बार शकुंतला देखते हैं, ठीक है। वो अपने दो फ्रेंड्स के साथ पानी दे रही होती है पौधों में। He is deeply impressed by Shakuntala's beauty, simplicity and gentle nature. तो जो किंग दुष्यंत होते हैं ना, वो ना डीपली इम्प्रेस्ड हो जाते हैं शकुंतला की ब्यूटी से, उसकी सिंपलिसिटी से, उसकी जेंटल नेचर से। क्यूरियस टू नो मोर अबाउट हर, he learns that she is the foster daughter of Sage Kanwa. देखो, अब दुष्यंत के मन में ना क्यूरियोसिटी होती है कि शकुंतला कौन है। तब उन्हें पता चलता है कि वो ना सेज कन्वा की फोस्टर डॉटर है, यानी जो सेज कन्वा है ना, उन्होंने परवरिश की है शकुंतला की। अब यहाँ फोस्टर डॉटर का मतलब क्या होता है? फोस्टर डॉटर का मतलब होता है जो बायोलॉजिकल डॉटर ना हो लेकिन परवरिश उसकी की गई हो, तो उसे फोस्टर डॉटर कहते हैं। ओके, बाय द एंड ऑफ द एक्ट दुष्यंत इंटरेस्ट ग्रेजुअली टर्न्स इनटू लव। अब एक्ट के जो हमारा फर्स्ट एक्ट है ना, वो खत्म होते होते क्या होता है कि दुष्यंत को अब उसका जो इंटरेस्ट था ना, वो लव में कन्वर्ट हो जाता है। वो लव अब टर्न हो जाता है, मतलब वो प्यार करने लगते हैं शकुंतला से। Thus the first act introduces the hero and the heroine and lays the foundation for the love story that develops throughout the play. अब देखो, यानी जो फर्स्ट एक्ट में हमें हीरो दिखाया गया किंग दुष्यंत और हीरोइन शकुंतला, वो दोनों एक दूसरे इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। इसी एक्ट से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत भी होती है, और वो आगे पूरी स्टोरी में जो पूरी स्टोरी की जो है ना, वो फाउंडेशन है। अब एक्ट 2 स्टार्ट होता है। एक्ट 2 का टाइटल है कंसीलमेंट ऑफ द टेली। एक्ट टेक्स प्लेस इन द फॉरेस्ट एंड इंट्रोड्यूस माधव द कोर्ट जेस्टर एंड द किंग दुष्यंत क्लोज फ्रेंड। देखो, सेकेंड एक्ट भी फॉरेस्ट में ही होता है। इस एक्ट में हमें माधव से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो किंग दुष्यंत का क्लोज फ्रेंड और रॉयल कोर्ट का जेस्टर होता है। अब जेस्टर का मतलब क्या होता है, यानी मजाक और ह्यूमर क्रिएट करने वाला कैरेक्टर। ओके, दुष्यंत shown suffering from love sickness and openly express his love for Shakuntala.
इस एक्ट में दुष्यंत लव सिकनेस से सफर करते हुए दिखाए गए हैं, यानी वो शकुंतला के प्यार में इतने खो गए हैं कि उन्हें हर वक्त उसी के बारे में सोचना पड़ रहा है। मतलब इतना ज्यादा उनको डीपली लव हो चुका है शकुंतला से। He asked Madhav to help him find a way to enter the hermitage without creating suspicion. कहते हैं माधव से कहते हैं कि वो ना उनकी हेल्प करे ताकि वो ना हर्मिटेज में जा सके और किसी को ना उन पे शक भी ना हो, वो हर्मिटेज में एंटर भी कर जाए। As expected of Jester, Madhav replies with wit and humor while advising the king. क्योंकि माधव एक जेस्टर है, इसलिए वो दुष्यंत को एडवाइस भी ह्यूमर और मजाक के साथ देते हैं, क्योंकि जेस्टर का मतलब अभी मैंने आपको समझाया। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका। Their conversation is interrupted when two ascetics request Dushyan to protect their sacred rites from demons. अब इनकी बातचीत हो रही होती है, उनके बीच में ना दो एसेटिक्स आते हैं यानी सेजेस, दुष्यंत से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके सैक्रेड रिचुअल को डीमन से प्रोटेक्ट करें। The king gladly accepts the responsibility because it also gives him opportunity to remain near the hermitage. देखो दुष्यंत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इससे उन्हें हर्मिटेज के पास रहने का एक और रीजन मिल जाता है। Soon Karabaka arrives with a message from the queen mother asking Dushyant to return to Hastinapur immediately. अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उनकी जो मदर होती है क्वीन, उनकी तरफ से एक मैसेज आता है दुष्यंत को कि वो हस्तिनापुर वापस आ जाए, उनको हस्तिनापुर वापस आना चाहिए। Torn between his royal duty and his love for Shakuntala, Dushyant decides to stay near the hermitage and sends Madhav to Hastinapur in his place. अब देखो दुष्यंत क्या करते हैं, दुष्यंत एक डिलेमा में आ जाते हैं। एक तरफ उनकी किंग वाली ड्यूटी है और दूसरी तरफ शकुंतला के लिए उनका प्यार। आखिर में वो हर्मिटेज के पास ही रुकने का डिसीजन लेते हैं और माधव को अपनी जगह हस्तिनापुर भेज देते हैं। However, he carefully hides his true feelings by telling Madhav that his interest in Shakuntala was only a passing attraction. लेकिन दुष्यंत माधव से अपनी असली फीलिंग छुपा लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि शकुंतला के लिए उनका इंटरेस्ट बस एक टेम्पररी अट्रैक्शन था, जबकि असल में वो उससे सच में बहुत ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन माधव को नहीं बताते ये बात वो। अब एक्ट 3 का टाइटल है लव्स फ्रूशन। Act 3 continues in the forest and begins with a prelude which informs the audience about the events that have taken place off stage. देखो थर्ड एक्ट भी फॉरेस्ट में कंटिन्यू होता है और इसकी शुरुआत प्रिल्यूड से होती है। प्रिल्यूड का काम होता है ऑडियंस को उन इवेंट्स के बारे में बताना जो स्टेज के बाहर हो चुके होते हैं। It reveals that King Dushyant has successfully protected the hermitage from the demons, while Shakuntala is suffering from love sickness. यहाँ हमें पता चलता है कि दुष्यंत ने सक्सेसफुली हर्मिटेज को डीमन से प्रोटेक्ट कर लिया है। दूसरी तरफ शकुंतला भी लव सिकनेस से सफर कर रही है, यानी वो भी दुष्यंत के प्यार में खो चुकी है। Unable to stop thinking about Dushyant, she becomes weak and restless. शकुंतला हर वक्त दुष्यंत के बारे में सोचने लग जाती है, सोचती रहती है। इसी वजह से वो वीक हो जाती है और उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहता। Her friends Priyamada and Anushya try to comfort and encourage her. देखो उसकी जो दो फ्रेंड होती है ना, वो उसको समझाने की और हिम्मत देने की कोशिश करती है। Soon Dushyant arrives at the place where Shakuntala is resting. थोड़ी देर बाद दुष्यंत उस जगह पहुंच जाता है जहां शकुंतला आराम कर रही होती है
On hearing her confess her love, he comes forward and reveals his own feeling. जब दुष्यंत को शकुंतला के मुंह से उसका प्यार का इजहार सुन लेता है, जब पता चल जाता है उसे, तब वो भी सामने आ जाता है और वो भी अपना लव कन्फेस कर देता है, अपना दिल की बात उसको बता देता है शकुंतला को. The companions leave the two lovers alone, giving them an opportunity to express their love for each other. इसके बाद जो प्रियमदा और अनुसुईया होती है ना, उन दोनों को अकेला छोड़ देती है वहां पे कि ताकि दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार ओपनली अपना प्यार को ओपनली एक्सप्रेस कर पाए एक दूसरे से. However, their meeting is interrupted by the arrival of Gautami, the matron of the hermitage, forcing them to separate. लेकिन उनकी ये मीटिंग ज्यादा देर तक नहीं चल पाती क्योंकि उसी वक्त गौतमी जो हर्मिटेज की देखभाल करने वाली होती है ना, वहां आ जाती है. उनके आने की वजह से दोनों को फिर अलग होना पड़ता है. At the end of the act, Dushyant is called away once again to protect the ascetics from the demons, leaving the lovers separated despite their mutual love. अब देखो एक्ट के एंड में क्या होता है, दुष्यंत को एक बार फिर से सेजेस की तरफ से बुलाया जाता है उनकी रक्षा करने के लिए. इसी वजह से दोनों को एक दूसरे से मतलब अलग होना पड़ता है, प्यार करते हुए भी अलग होना पड़ता है. नेक्स्ट हमारा एक्ट 4, शकुंतला's departure. Act 4 begins with prelude, which reveals that Shakuntala and King Dushyant have been married according to the Gandharva form of marriage. देखो फोर्थ एक्ट की शुरुआत भी प्रिल्यूड से ही होती है. यहाँ हमें पता चलता है कि शकुंतला और किंग दुष्यंत की शादी हो गई है, वो भी गंधर्वा फॉर्म ऑफ मैरिज के अकॉर्डिंग. अब गंधर्वा मैरिज का मतलब होता है कि ऐसी शादी जो लड़का और लड़की की म्यूचुअल कंसेंट से होती है. ओके. आफ्टर द मैरिज दुष्यंत रिटर्न्स टू हस्तिनापुर while शकुंतला remains in the hermitage. अब शादी के बाद जो होता है, दुष्यंत वापस हस्तिनापुर चला जाता है जबकि शकुंतला अभी भी हर्मिटेज में ही रहती है. Lost in thoughts of her husband, she fails to welcome sage दुर्वासा. अब देखो शकुंतला हर वक्त दुष्यंत के बारे में सोच रही होती है, उनके बारे में मतलब दुष्यंत के ख्याल में ही खोई रहती है. तो इसी वजह से वो सेज दुर्वासा जब आश्रम में आते हैं ना, तो वो उनका वेलकम करना भूल जाती है. इस बात से दुर्वासा बहुत गुस्सा हो जाते हैं. Becomes angry and curses her that दुष्यंत will forget her. जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, उसको कर्ज दे देते हैं कि तुम्हें दुष्यंत ना भूल जाएगा. However, Anusuya pleads with the sage and the curse is softened. अब लेकिन अनुसुईया दुर्वासा से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपना कर्ज थोड़ा कम कर दे, इसलिए दुर्वासा अपना कर्ज को फिर सॉफ्टन कर देते हैं. Durvasa declares that Dushyant will remember Shakuntala only when he sees the ring of recognition. अब देखो, अब दुर्वासा कहते हैं कि दुष्यंत को शकुंतला तभी याद आएगी जब वो रिंग ऑफ रिकॉग्निशन दिखेगा. यानी अब ये रिंग ही उनकी मेमोरी वापस लाने का मीडियम बनेगी. अब वो रिंग कौन सी होती है, वो रिंग उनकी मैरिज की होती है, शादी की रिंग होती है उनकी. Later, Kanva learns about Shakuntala's marriage through a divine voice and happily accepts it. बाद में सेज कानवा को एक डिवाइन वॉइस आती है, यानी आकाशवाणी के थ्रू शकुंतला की शादी के बारे में पता चलता है और वो इस शादी को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं. Since Shakuntala is now pregnant, he decides to send her to her husband's place with a few ascetics. क्योंकि अब शकुंतला प्रेग्नेंट होती है, इसलिए कान्वे डिसाइड करते हैं कि उनको कुछ एस्थेटिक्स के साथ उनके हस्बैंड के प्लेस भेज देना चाहिए. हर फेयरवेल फ्रॉम द hermitage is deeply emotional as her family, friends, plants and animals
all are seem to grieve her departure. जब शकुंतला हर्मिटेज छोड़कर जाती है तो उसका फेयरवेल बहुत इमोशनल होता है। सिर्फ उसके फैमिली और फ्रेंड्स ही नहीं बल्कि आश्रम के प्लांट्स और एनिमल्स भी उसके जाने से उदास दिखाए गए हैं। Before leaving, Kanwa advises her to fulfill her duties as a devoted wife and future mother. हर्मिटेज से जाने से पहले कान्वे शकुंतला को एडवाइस देते हैं कि वो एक अच्छी वाइफ और फ्यूचर मदर के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाए। अब हम एक्ट 5 देखते हैं। एक्ट 5 का जो टाइटल है द रेप्यूटेशन ऑफ शकुंतला। Act 5 shift the story from the peaceful hermitage to King दुष्यंत रॉयल कोर्ट। फिफ्थ एक्ट में स्टोरी का सेटिंग चेंज हो जाता है। अब स्टोरी पीसफुल हर्मिटेज से निकलकर किंग दुष्यंत के रॉयल कोर्ट में आ जाती है। दिस एक्ट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द प्ले बिकॉज द हैप्पी लव स्टोरी चेंजेस इनटू वन ऑफ सेपरेशन एंड सफरिंग। ये एक्ट पूरे प्ले का टर्निंग पॉइंट है, यानी यहीं से हैप्पी लव स्टोरी एकदम बदल जाती है और सेपरेशन और सफरिंग की शुरुआत हो जाती है। शकुंतला arrives at the place with the sages sent by Kanva to be accepted by दुष्यंत's wife. अब कानवा के भेजे हुए सेजेस के साथ शकुंतला उस प्लेस में पहुंचती है ताकि वो दुष्यंत उसे अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर ले। However, because of Durvasa curse, the king completely fails to recognize her. When Shakuntala tries to show the ring as proof of their marriage, she discovers that it has been lost. लेकिन दुर्वासा के कर्ज की वजह से दुष्यंत शकुंतला को बिल्कुल पहचानने से मना कर देता है, एकदम पहचान ही नहीं पाता है उसे। जब शकुंतला अपनी शादी का प्रूफ देने के लिए रिंग दिखाना चाहती है तब उसे पता चलता है कि रिंग खो चुकी है। Refused to accept her and even question her honesty. अब दुष्यंत ना सिर्फ शकुंतला को अपनी वाइफ मानने से मना कर देता है बल्कि उसकी बातों पर भी डाउट करने लगता है। The sages also cannot take her back because they believe that if she is truly married, her rightful place is with her husband. दूसरी तरफ सेजेस भी शकुंतला को वापस हर्मिटेज नहीं ले जाते। उनका मानना होता है कि अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उसका असली घर उसके हस्बैंड के साथ ही है। Left helpless and heartbroken, Shakuntala prays to Mother Earth for help. अब शकुंतला बिल्कुल हेल्पलेस और हार्ट ब्रोकन हो जाती है। कोई भी उसका साथ नहीं देता, इसलिए वो मदर अर्थ से मदद की प्रार्थना करती है। Finally, a divine light appears and carries Shakuntala away to the celestial hermitage. celestial hermitage. अब क्या होता है, तभी एक डिवाइन लाइट आती है और शकुंतला को वहां से लेकर सेलेस्टियल हर्मिटेज यानी स्वर्गीय आश्रम में चली जाती है। Although दुष्यंत rejects her, he strangely feels an unexplained sadness, suggesting that his forgetting love still remains deep within his heart. यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है। दुष्यंत ने शकुंतला को रिजेक्ट कर दिया होता है, लेकिन फिर भी उन्हें अंदर ही अंदर एक अजीब सी उदासी महसूस होती है। इससे हमें पता चलता है कि उनका प्यार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, बस दुर्वासा की कर्ज की वजह से उनकी याद चली गई थी। एक्ट 6 सेपरेशन फ्रॉम शकुंतला। एक्ट 6 begins with a fisherman who is arrested after finding the royal ring that Dushyant had given to Shakuntala. सिक्स एक्ट की शुरुआत एक फिशरमैन से होती है। उसे इसलिए अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उसके पास ना वो रॉयल रिंग मिलती है जो दुष्यंत ने शकुंतला को दी होती है। When the ring is brought before the king, Dushyant immediately regains his memory and realizes his mistake.
जब ये रिंग दुष्यंत के सामने लाई जाती है तब उनकी मेमोरी ना तुरंत वापस आ जाती है। अब उन्हें सब कुछ याद आ जाता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। He feels deep regret for rejecting Shakuntala and is filled with guilt and sorrow. अब दुष्यंत को शकुंतला को रिजेक्ट करने का बहुत रिग्रेट होता है। वो गिल्ट और दुख से भर जाते हैं। Unable to forget her, Dushyant cancels the spring festival, spends his time remembering her and even paint her portrait. शकुंतला को याद करके दुष्यंत इतना दुखी होते हैं कि वो स्प्रिंग फेस्टिवल भी कैंसिल कर देते हैं। वो हर वक्त शकुंतला को याद करते रहते हैं और उसकी पोर्ट्रेट यानी तस्वीर भी बनाते हैं। Although he continues to perform his royal duties, his sadness remains unchanged. वो अपनी किंग वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाते रहते हैं, लेकिन उनके दिल का जो दुख है ना, वो कम नहीं होता। Later, Indra's charioteer Matali arrives and invites him to help the gods to their battle against the demons. बाद में मेटाली जो इंद्र के चैरियोटेर है दुष्यंत के पास आते हैं और उन्हें गॉड्स की तरफ से डीमंस के खिलाफ युद्ध में मदद करने के लिए बुलाते हैं। Hoping to overcome his grief through duty, Dushyant agrees and leaves for heaven with Mitali. दुष्यंत सोचते हैं कि शायद अपनी ड्यूटी पूरी करने से उनका दुख थोड़ा कम हो जाए, इसलिए वो मेटाली के साथ हेवन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमारा फाइनल एक्ट है एक्ट 7, शकुंतला's prosperity. The final act takes place in the heavenly hermitage of sage Marika after Dushyant has defeated the demons with the help of the gods. फाइनल एक्ट सेज अमेरिका के हेवनली हर्मिटेज में होता है। यहाँ दुष्यंत गॉड्स की हेल्प से डीमंस को हराकर वहां पहुंचते हैं। While visiting the hermitage, he meets a brave young boy named Bharat, who fearlessly plays with a lion cub. हर्मिटेज में दुष्यंत की मुलाकात एक छोटे लड़के भारत से होती है। ओके, भारत इतना ब्रेव होता है कि वो बिना डरे एक लायन कब यानी शेर के बच्चे के साथ खेल रहा होता है। Gradually, दुष्यंत realized that भारत is his own son. धीरे धीरे दुष्यंत को रियलाइज होता है कि जो भारत है ना, उनका अपना बेटा है। Soon Dushyant is reunited with शकुंतला। इसके बाद दुष्यंत की मुलाकात शकुंतला से भी हो जाती है, यानी काफी सालों बाद दोनों का रीयूनियन होता है। He sincerely apologizes and explains that Durvasa's curse had caused him to forget her. दुष्यंत शकुंतला से दिल से माफी मांगते हैं और बताते हैं कि दुष्यंत ने अपनी मर्जी से शकुंतला को नहीं भूले थे। वो तो दुर्वासा का कर्ज था जिनकी वजह से उनकी मेमोरी चली गई थी। शकुंतला forgives him and Sage Marika reveals the truth about the curse. शकुंतला उन्हें माफ कर देती है। फिर जो सेज मेरिका है ना, वो सबको दुर्वासा के कर्ज की सच्चाई बताती है। The family is happily reunited and Dushyanta is freed from his guilt. अब दुष्यंत, शकुंतला और भारत तीनों एक फैमिली के रूप में दोबारा मिल जाते हैं। साथ ही दुष्यंत भी अपने गिल्ट से बाहर आ जाता है। The play on a joyful note, celebrating love, forgiveness, reunion, and the trump of destiny of over suffering. इसी तरह प्ले की एंडिंग हैप्पी होती है। कालिदास हमें दिखाते हैं कि लव, फॉरगिवनेस और यूनियन की जीत होती है।
आखिर में डेस्टिनी भी सफरिंग पर जीत हासिल कर लेती है। तो इसी के साथ अभिज्ञान शकुंतला के सारे 7 एक्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब अगले पार्ट में हम इस प्ले के इम्पोर्टेंट थीम्स को डिटेल में समझेंगे। अब हम फर्स्ट थीम देखते हैं, द थीम ऑफ लव। लव इज द मेन थीम ऑफ अभिज्ञान शकुंतला। देखो, अभिज्ञान शकुंतला में जो मेन थीम है वो लव है, यानी जो जितनी पूरी स्टोरी है ना वो इस लव के अराउंड ही घूम रही होती है। कालिदास प्रेजेंट लव थ्रू बोथ यूनियन एंड सेपरेशन। कालिदास ने लव को दो फॉर्म में प्रेजेंट किया है। पहला यूनियन, यानी जब लवर्स एक साथ होते हैं। दूसरा है सेपरेशन, यानी जब लवर्स अलग हो जाते हैं। In the first three acts, Dushyant and Sakuntala meet in Sage Kanva's hermitage, fall in love, and marry according to the Gandharva form of marriage. अब देखिए, जो फर्स्ट 3 एक्ट है ना उसमें दुष्यंत और शकुंतला मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? सेज कानवास के हर्मिटेज में, और एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं वो दोनों, और शादी कर लेते हैं। एक दूसरे की रजामंदी से वो शादी कर लेते हैं। Their happiness ends when Dushyant returns to his kingdom and later forgets Sakuntala because of Durvasa curse. अब क्या होता है, अब जब बाद में दुष्यंत दोबारा अपने किंगडम जब लौट जाते हैं तो वो शकुंतला को भूल जाते हैं, क्योंकि दुर्वासा ने जो कर्ज दिया होता है इस वजह से वो भूल जाते हैं। उनकी जो हैप्पीनेस है यहाँ पे एंड हो जाती है जब दुष्यंत किंगडम वापस चले जाते हैं। तो The loss of the royal ring delay their reunion and creates misunderstanding between the lovers. अब जब रिंग खो जाता है तो उनका रियूनियन और डिले हो जाता है। इसी वजह से दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाती है। कालिदास also contrasts the peaceful world of the hermitage with the formal world of the royal court, where Shakuntala's words are not accepted without proof. अब देखो, कालिदास यहाँ हर्मिटेज और रॉयल कोर्ट के डिफरेंस को भी दिखाते हैं। हर्मिटेज में ट्रस्ट और सिंप्लिसिटी है, जबकि रॉयल कोर्ट में सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं किया जाता है, वहां प्रूफ की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से शकुंतला की बात भी बिना प्रूफ के एक्सेप्ट नहीं की जा सकी वहां पे। इन द फाइनल एक्ट, दुष्यंत regains his memory, realizes his mistake, and reunites with Sakuntala and their son Bharat. अब फाइनल एक्ट में दुष्यंत की मेमोरी वापस आ जाती है, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और फिर उनका रियूनियन होता है शकुंतला और उनके बेटे भारत से। थ्रू देयर जर्नी, कालिदास shows that true love is strengthened by patience, sacrifice, forgiveness and reunion. इस पूरी जर्नी के थ्रू कालिदास ये दिखाना चाहते हैं कि ट्रू लव सिर्फ मिलने का नाम नहीं है। सच्चा प्यार, पेशेंस, सैक्रिफाइस और फॉरगिवनेस से और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इसी वजह से एंड में लवर्स का रियूनियन और भी मीनिंगफुल लगता है। तो कालिदास के अकॉर्डिंग ट्रू लव की रियल टेस्ट सेपरेशन के बाद होती है। अगर प्यार सच्चा हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग और हर डिफिकल्टी के बाद भी उसका रियूनियन जरूर होता है। अब हमारा नेक्स्ट थीम है द थीम ऑफ कंसीलमेंट। Concealment is an important theme in Abhigyan Shakuntala because many major events happen through hidden identities, secrets and misunderstanding. यानी कंसीलमेंट किसी बात को छुपाना होता है। इस प्ले का एक इम्पोर्टेंट थीम है, क्योंकि इस प्ले में बहुत सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स हिडन आइडेंटिटी, सीक्रेट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही होती है। Act 1, Dushyant removes his royal dress and hides his identity to enter Kanva hermitage. अब हम एक्ट 1 में देखते हैं कि दुष्यंत क्या करते हैं, अपना रॉयल ड्रेस ना हाइड कर देते हैं, उतार देते हैं,
और कन्वा के हर्मिटेज में एंटर करते हैं। दिस अलाउज हिम टू मीट शकुंतला एज एन ऑर्डिनरी मैन इंस्टेड ऑफ किंग। इस वजह से शकुंतला उनसे एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह मिलती है, ना कि एक किंग के रूप में। Later he hides his love for Shakuntala from Madhav and keeps their marriage a secret. Okay? बाद में दुष्यंत माधव से भी अपने प्यार को छुपाते हैं और अपनी मैरिज को भी सीक्रेट रखते हैं। In Act 3, Shakuntala's companions hide Durvasa curse from her after receiving the sage's forgiveness. अब देखो, एक्ट 3 में जो अनुसुईया और प्रेमदा होती है ना, वो दुर्वासा के कर्ज के बारे में शकुंतला को नहीं बताती है, यानी वो उस बात को उससे छुपा लेती है। Because she does not know about the curse, she reaches the royal court unprepared and loses the ring that could have restored Dushyant's memory. क्योंकि शकुंतला को कर्ज के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, इसीलिए वो बिना तैयारी के रॉयल कोर्ट पहुंच जाती है और इसी दौरान उससे रिंग भी खो जाती है जो दुष्यंत की मेमोरी वापस ला सकती थी। In Act 6, Mishra Kesi secretly observes Dushyant's deep repentance but does not reveal herself because the gods have planned the lovers' reunion. अब एक्ट 6 में मिश्रा केसी छुपकर दुष्यंत के रिग्रेट को देखती है, लेकिन वो खुद सामने नहीं आती क्योंकि गॉड्स ने पहले ही दुष्यंत और शकुंतला का रियूनियन का प्लान बनाया हुआ था। थ्रू दीज इवेंट्स कालिदास शोज दैट कंसीलमेंट, फेथ एंड मिसअंडरस्टैंडिंग टुगेदर शेप द डेस्टिनी ऑफ द कैरेक्टर्स। इन सब इवेंट्स के थ्रू कालिदास दिखाते हैं कि सिर्फ कंसीलमेंट ही नहीं बल्कि फेथ और मिसअंडरस्टैंडिंग भी मिलकर कैरेक्टर की डेस्टिनी को शेप करते हैं, यानी इन्हीं वजह से स्टोरी आगे बढ़ती है और कैरेक्टर्स के लाइफ बदल जाती है। हमारा लास्ट टॉपिक है द हर्मिटेज एंड द कोर्ट। The Hermitage and the Royal Court represent two completely different worlds in अभिज्ञान शकुंतला। यानी हर्मिटेज और रॉयल कोर्ट दोनों अभिज्ञान शकुंतला में दो बिल्कुल अलग अलग वर्ल्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। The Hermitage is peaceful, simple and close to nature, where sages live with honesty, discipline and harmony. अब देखो, जो हर्मिटेज है ना, उसको दिखाया गया है कि वो नेचर के बहुत ज्यादा क्लोज है, पीसफुल है, सिंपल है, जहाँ पे जो सेजेस है वो ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और हार्मनी से रहते हैं। इट इज हियर दैट दुष्यंत एंड शकुंतला मीट, फॉल इन लव एंड मैरी। इसी हर्मिटेज में दुष्यंत और शकुंतला पहली बार मिलते हैं एक दूसरे से उनको प्यार होता है, फिर वो शादी करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट The royal court is a world of power, duty, wealth and strict social rules. इसके अपोजिट में रॉयल कोर्ट है, यहाँ पावर, ड्यूटी, वेल्थ एंड स्ट्रिक्ट सोशल रूल्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। People in the court demand proof, follow formal customs and often act with suspicion as seen in Shakuntala's rejection and Fisherman episode. अब देखो, रॉयल कोर्ट में लोग सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं करते, ठीक है, वहां प्रूफ की जरूरत होती है और सब फॉर्मल रूल्स को फॉलो करते हैं। इसी वजह से शकुंतला की बात बिना प्रूफ के एक्सेप्ट नहीं की गई और फिशरमैन पर भी शक किया गया कि शायद उसने रिंग चुराई होगी, क्योंकि फिशरमैन को रिंग कहाँ से मिली थी, उसके फिश ने खा ली थी रिंग, उसके फिश के पेट में से निकली थी। Shakuntala's simple life in the hermitage differs greatly from luxurious court, where she must wear royal ornaments and follow different customs.
देखो, हर्मिटेज में शकुंतला की लाइफ बहुत सिंपल थी, लेकिन रॉयल कोर्ट में उसे रॉयल ऑर्नामेंट्स पहनने पड़ते और वहां के अलग कस्टम्स और रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता। थ्रू आउट द प्ले, दुष्यंत स्ट्रगल्स टू बैलेंस हिज ड्यूटीज एज अ किंग विथ हिज पर्सनल डिजायर। पूरे प्ले में दुष्यंत एक स्ट्रगल फेस करते हैं। उनके एक तरफ अपनी किंग वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है और दूसरी तरफ उनकी अपनी पर्सनल लाइफ और शकुंतला के लिए प्यार, उसको भी संभालना पड़ता है। Kalidas uses these two contrasting settings to show the conflict between nature and society, love and duty, and simplicity and power. कालिदास ने इन दोनों अलग सेटिंग का यूज करके ये दिखाने की कोशिश की है कि नेचर और सोसाइटी, लव और ड्यूटी, सिंप्लिसिटी और पावर के बीच में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। So scholars, that's all for today's video. I hope you found this explanation helpful. If you have any question, feel free to ask them in comment box. If you enjoyed the video, please like, share and subscribe English Odyssey. Thank you for watching. See you in the next video. Until then, take care and happy learning. Bye bye.